हेलो एवरीवन। आप देखिए, किसी भी नागरिक के विकास के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसके पास कुछ अधिकार हो, क्योंकि अधिकार वो बहुत बेसिक चीज़ होती हैं जो हमारी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हमें बहुत सारे अधिकार देता भी है ताकि हम नागरिक के रूप में विकास कर पाएं। तो आप जिस रूप में भी विकास करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू ग्रो एज अ स्टूडेंट, व्हाट यू नीड स्टूडेंट्स राइट, इफ यू वांट टू ग्रो एज अ सन, सन्स राइट, डॉटर, डॉटर्स राइट। इसी तरीके से जब आप एक नागरिक के रूप में विकास करना चाहते हैं तो हमें कुछ नागरिकों के अधिकार चाहिए होते हैं। तो संविधान हमें पर्याप्त अधिकार नागरिकों के देता है, लेकिन उन्हीं अधिकारों में से कई सारे अधिकार ऐसे हैं जो बहुत ही बेसिक हैं, बहुत ही फंडामेंटल। मतलब वो राइट्स इतने बेसिक हैं कि आप नागरिक छोड़िए, आप इंसान तो हैं, इंसान होने के नाते ही आपको उन अधिकारों की आवश्यकता होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे बहुत सारे राइट्स को जो हमारे इंसान के रूप में भी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं, बहुत बेसिक हैं, उनको लिस्ट आउट करता है और कॉन्स्टिट्यूशन उनको फंडामेंटल राइट्स कहता है। आप ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन वो सभी फंडामेंटल राइट्स जो संविधान हमें देता है अपने भाग 3 में, वो सारे बहुत महत्वपूर्ण तो हैं लेकिन पर्याप्त नहीं है। जिस तरीके की अपॉर्चुनिटी है हमारे सामने, जिस तरीके के अवसर है हमारे सामने, हमको और ज़्यादा अधिकारों की आवश्यकता है। लेकिन स्टेट, राज्य, सरकार, इनकी अपनी लिमिटेशन है, इनके पास संसाधन सीमित है। लेकिन चूंकि वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट, हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, तो नागरिकों का विकास ही सर्वोपरि है। तो ऐसे में हमको अधिकार तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन स्टेट हैड सम लिमिटेशंस, राज्यों के पास अपनी कुछ सीमाएं हैं। तो नागरिकों को अधिकार चाहिए और राज्यों के पास सीमाएं हैं, इन दोनों के बीच में एक सेतु होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन उसके बारे में भी बात करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ठीक है, अधिकार तो चाहिए ही, जो दे सकते थे वो दे दिया, लेकिन जो अधिकार दिए जाने बाकी हैं, जिस तरीके के और अधिकार चाहिए नागरिकों को, तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ठीक है, चलो अधिकार के रूप में ना सही, पॉलिसीज के माध्यम से दे दीजिए, नीतियों के माध्यम से दे दीजिए। तो इन्हीं सारी चीजों के लिए संविधान में एक बाकायदा चैप्टर 4 जो अध्याय 4 है, उसमें नीति निदेशक तत्वों का पूरा उल्लेख किया गया है। आप इस सब डिटेल में हम इसके बारे में बात भी करेंगे आपसे। उन नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य यह है कि जब भी सरकारें कोई कानून बनाएंगी, कोई पॉलिसीज बनाएंगी, तो वो नीति निदेशक तत्वों में लिखी हुई चीजों का ख्याल रखेंगी। इसीलिए उनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज कहते हैं। और ये अभी जब आप इन चीजों को पढ़ेंगे तो आप ज्यादा इन चीजों को समझ पाएंगे। तो मोटे तौर पे ये भी नीति निदेशक तत्व भी हमारे अधिकार हैं, मिले नहीं हैं, तो अब वो पॉलिसीज के माध्यम से, कानून के माध्यम से वो हमको मिलने चाहिए। तो बड़े सारे कानून ऐसे हैं जो नागरिकों की सहायता करते हैं उनके डेवलपमेंट में, खास करके उन नागरिकों को जो वो किसी तरीके से वंचित हैं, किसी तरीके से मार्जिनलाइज्ड हैं, मतलब उनको हाशिए पर हैं। तो ऐसे नागरिकों को भी, चूंकि वो भी नागरिक होने के नाते इस देश में वो समान भागीदार हैं एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, तो उनके भी हितों की सुरक्षा हो सके, इसलिए बहुत सारे कानून की जरूरत होती है। और वो कानून बनाने की प्रेरणा हमें कहां से मिलती है? नीति निदेशक तत्वों से। तो नीति निदेशक तत्व, संविधान क्या कहता है, वो हम सारी चीजें बहुत डिटेल में करेंगे, लेकिन उसी का एक खाका हम आज अपने 8वीं क्लास के अध्याय 10 में इसको कंसीडर करेंगे। बीच में हमने 2 टॉपिक स्किप किए हैं, वो इसलिए क्योंकि वो सोसाइटी पार्ट से, आप जब सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे, जब सोसाइटी पढ़ेंगे तो वहां से रिलेटेड है, संविधान से, पॉलिटी से उसका प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। तो हम यहाँ उन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं जो जिनसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे पॉलिटी सब्जेक्ट का प्रत्यक्ष संबंध है। तो आज हमको 10वें अध्याय के बारे में बात करनी है। तो मैं अरुण त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बहुत सारे लोग जुड़ भी गए हमारे साथ, आप सभी का स्वागत है। आज का जो अध्याय है हमारा, वो कानून और सामाजिक न्याय, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको आप कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी वाले सेगमेंट में भी इसकी कई सारी चीजें हैं जो आप ध्यान में रखते हैं। जब आप सोशल जस्टिस पढ़ते हैं तो वहां भी इसका बहुत ही ज्यादा महत्व है, तो बहुत ध्यान से इन सारी चीजों को समझने की जरूरत है। ठीक है,
तो चलिए बिल्कुल बिना वक्त गवाए हमेशा की तरह अपने पुस्तक के माध्यम से अध्याय को समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो कानून और सामाजिक न्याय यहां ये बता रहा है कि क्या आपको कक्षा 7 की बाजार में कमीज अध्याय याद है? यहाँ किस तरीके से कपास के उत्पादकों को, मतलब हमने पढ़ा था किस तरीके से किसानों को कम पैसे मिलते हैं, सुपर बाजार वाले उसको ज्यादा पैसे में बेच देते हैं। अब कपास पैदा करने वाला छोटा किसान, इरोड के बुनकर या कपड़ा निर्यात करने के कारखाने का मजदूर, कमीज के उत्पादन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल बहुत सारे लोग बाजार में शोषण का शिकार होते हैं। उनके साथ उचित बर्ताव नहीं होता। बाजार में हर जगह लोगों के शोषण की संभावना बनी रहती है, चाहे वे मजदूर हों, उपभोक्ता हों या उत्पादक हों। लोगों को इस तरीके के शोषण से बचाने के लिए सरकार कुछ कानून बनाती है। इन कानूनों के जरिए इस बात की कोशिश की जाती है कि बाजार में अनुचित तौर तरीकों पर अंकुश लगाया जा सके। मोटे तौर पर यह बात यह कह रहा है कि समाज में जिस तरीके की व्यवस्था है, तमाम सारे लोग, ताकतवर लोग भी हैं, कमजोर लोग भी हैं। तो चूंकि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपने ये समझा भी, लोकतंत्र को बहुत डिटेल में आने वाली क्लासेस में और डिटेल में हमको डिस्कस करना है। ये जैसे जैसे आपकी कक्षाएं अपग्रेड होती जाएंगी, आपकी टॉपिक के बारे में जो जानकारी, इन्हीं सारी चीजों को बहुत डिटेल में आप समझेंगे। तो लोकतंत्र जहां सबकी सहभागिता की बात होती है, वो किसी भी, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सबकी सहभागिता को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। तो ऐसे में उन लोगों को भी न्याय मिल सके, एक सोशल जस्टिस मिल सके। हमने अपने प्रीएम्बल में ये प्रॉमिस किया है कि हम सबको सामाजिक आर्थिक न्याय देंगे। तो वो न्याय देने में जो सबसे मजबूत उपकरण है हमारा, वो हमारे विधान द्वारा बनाए गए कानून है। तो यहां ये कोशिश की जाती है कि भले ही कोई मजदूर जो मिलों फैक्ट्रियों में काम करता है या खेतों में काम करने वाला किसान, उसके साथ किसी तरीके का अन्याय ना हो सके, इसलिए तमाम सारे कानूनों की आवश्यकता है। तो इसी पृष्ठभूमि में, इसी बैकग्राउंड में आपसे ये टॉपिक आज बात कर रहा है, तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब देखिए, ये उदाहरण से ही समझ आ रहा है कि आइए बाजार की एक आम स्थिति को देखें जिसमें कानून बहुत मायने रखता है। मतलब क्यों, व्हाई दीज लॉज आर सो इंपॉर्टेंट। तो क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इसको समझने की थोड़ी सी जरूरत है। तो मसला मजदूरों के मेहनताने का है। निजी कंपनियां, ठेकेदार, कारोबारी लोग आम तौर पर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। मुनाफे की चाह में कई बार वे मजदूरों को उनका हक नहीं देते और कई बार तो उनका मेहनताना तक नहीं देते। मजदूरों को उनका मेहनताना न देना कानून की नजर में गैर कानूनी या गलत है। मजदूरों को मेहनताना कम ना मिले या उनको वाजिब मेहनताना मिले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम वेतन का भी एक कानून बनाया गया है। इस कानून के तहत किसी भी मजदूर को न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी नहीं दी जा सकती। न्यूनतम वेतन में हर कुछ साल में बढ़ोतरी कर दी जाती है। ठीक है, जिस तरीके से सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यूनतम वेतन का कानून बनाया गया है, उसी तरह बाजार में उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए भी कानून बनाए गए हैं। इन कानूनों के जरिए मजदूर, उपभोक्ता और उत्पादक तीनों के संबंधों को इस तरह संचालित किया जाता है कि उनमें से किसी का शोषण न हो। बहुत खूबसूरत बात, इसको थोड़ा सा आपको और समझने की आवश्यकता है। अब देखिए, जैसे ये परिस्थिति, ये सिचुएशन बहुत आम सी सिचुएशन है कि कहीं कोई मजदूरी कर रहा है तो वो ठेकेदार या जो प्राइवेट कंपनियां हैं या जो फैक्ट्री मालिक वगैरह हैं, तो शायद जो मेहनताना वो डिजर्व करते हैं वो मेहनताना उनको नहीं मिल पा रहा है। तो ये बड़ी दिक्कत होती है इसके लिए। तो वो क्या करें? तो ये शोषण बहुत ज्यादा बना रहता है और आपका मौलिक अधिकार है कि आपको एक गरिमामय जीवन जीना है, मेहनताना मिलना चाहिए आपको। तो मेहनताना के बारे में मौलिक अधिकार में तो कोई सीधा उपबंध नहीं है, लेकिन आपका नीति निर्देशक तत्व 2 आर्टिकल्स के थ्रू यहां बात भी करता है। अगर आप गौर करें, यहां पर एक आर्टिकल 39A है, 39, आर्टिकल 39 में ही एक तो वो समान काम के लिए समान वेतन की बात करता है। तो आर्टिकल 39 2 चीजों की बात करता है। एक तो उत्पादन के समान वितरण की बात करता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, और दूसरी बात वो करता है समान काम के लिए समान वेतन। यानी काम और उसकी परिस्थितियां अगर समान है तो मिलने वाला वेतन भी समान होगा। इस आर्टिकल के थ्रू संविधान ये निर्देश देता है राज्यों को कि वैसे कानून बनाएं
जिससे इस आधार पर विभेद ना हो किन्हीं दो, खास करके महिलाओं और पुरुषों के बीच में भी। कई बार हमारे दिमाग, हमने ये पहली भी पिछली क्लासेस में डिस्कस किया है कि जब भी हमारे कान में किसान शब्द पड़ता है या मजदूर शब्द पड़ता है तो हम पुरुष मजदूर या पुरुष किसान को इमेजिन करते हैं, जबकि उसमें सभी हैं। एक तो मजदूर के रूप में ही उनका शोषण हो रहा है, प्लस उसमें अगर आप महिला हैं तो वो शोषण बढ़ जाता है। तो ये जो कैटेगराइजेशन है वो बड़ी खतरनाक है हमारे देश में। तमाम सारी चुनौतियां इन्हीं की वजह से हैं। तो संविधान का ये आर्टिकल 39 ये कहता है, राज्य को निर्देश देता है, समान काम के लिए समान वेतन की बात करता है वो। अच्छा, यहीं पर आप देखेंगे तो आर्टिकल 43 जो आपका नीति निदेशक तत्व है, उसमें भी ये बात कही गई है कि राज्य लोगों को लिविंग वेजेस देने की बात करता है। वो लिविंग वेजेस देने की बात क्या करता है, यहां भी देखिए न्यूनतम मजदूरों के बारे में कानून बनाई गई है। आप देखिए, दो मजदूरी तीन तरीके की होती है। एक मजदूरी होती है कि आपको इतनी मजदूरी मिल जाए कि आपका जीवन यापन हो सके, ठीक है, मतलब आपकी बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाए, आपका रोटी कपड़ा कुछ रहने का जुगाड़ हो जाए। समहाउ अगर आपका सर्वाइवल इंश्योर हो जा रहा है, आपका जीवन यापन हो पा रहा है समहाउ, तो ऐसी मजदूरी को कहते हैं कि साहब ये न्यूनतम मजदूरी है, ये मिनिमम वेजेस हैं। अच्छा, इसके थोड़ा सा ऊपर कि आपको इतनी मजदूरी मिल जाए कि आप अपनी बेसिक नीड्स के साथ साथ आप अपने कुछ मेडिकेशन और इंश्योरेंस पर भी खर्च कर पाएं। मतलब अगर आप बीमार पड़े तो आप अपने लिए दवा खरीद सके और कुछ पैसे इंश्योरेंस करा लें ताकि किसी मुसीबत के समय वो आपके काम आ सके, ठीक है। तो ऐसी मजदूरी के लिए क्या कहा जाता है साहब, ये लिविंग वेजेस हैं, ठीक है। तो ये लिविंग वेजेस हैं और इसके ऊपर फिर सारे स्टैंडर्ड वेजेस होते हैं, वो लाखों तक में जाते हैं। तो आर्टिकल 43 लिविंग वेजेस देने की बात करता है कि साहब आपको कम से कम इतनी मजदूरी मिल जाए कि आप क्या कहते हैं कि आप अपने मेडिकेशन और इंश्योरेंस की भी व्यवस्था कर पाए। तो बाकायदा लेबर एक्ट के तहत कानून है, लेकिन ये सारी चीजें व्यवहारिक रूप से ऑर्गेनाइज कर पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये सारे कानून लागू होते हैं और ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में। लेकिन इसीलिए फिर वो न्यूनतम मजदूरी के लिए भी कानून बनाता है कि आप अगर किसी से दिहाड़ी मजदूरी भी करा रहे हो तो ये न्यूनतम मजदूरी, इससे कम आप नहीं दोगे। और इसको हर साल इसको इवैल्यूएट भी करते हैं मार्केट प्राइसेस के अकॉर्डिंग, वो न्यूनतम मजदूरी बढ़नी भी चाहिए। और आप अगर गौर करें तो ये मनरेगा वैसी जो स्कीम है, मनरेगा जैसे स्कीम, ये सारी चीजें न केवल मजदूरी प्रदान करने में मदद करती हैं, साथ ही साथ एक न्यूनतम मजदूरी तय करने में भी मदद करती है कि देखिए सरकार इतनी तो दे रही, इतने पे तो सरकार ही ले रही है, तो इससे कम मजदूरी नहीं दी जा सकती, आप इसके ऊपर जो भी मार्केट में जैसी डिमांड है वो मजदूरी आप ले सकते हैं। तो ये सारे कानून क्यों हैं, ये सारे कानून क्यों बनाए गए? कानून बनाए गए वो केवल इसलिए ताकि उन वंचितों का भी, उन कमजोर वर्ग जो है उनका भी उनकी भी मदद हो सके, ठीक है। तो यहां ये व्यवस्था इसलिए की गई। अच्छा, केवल ऐसा नहीं कि मजदूरों का ही ख्याल रखना है, उपभोक्ताओं का भी ख्याल रखना है, जो कंज्यूमर्स हैं। कंज्यूमर्स आप देखिए बाकायदा उपभोक्ता फोरम है, ठीक है। तो ये सारा कंज्यूमर फोरम होता है, अगर उपभोक्ता को किसी तरीके से उसके सामान में शिकायत होती है तो बाकायदा वहां इस बात को रजिस्टर्ड किया जाता है, वो शिकायत नोट की जाती है, जो भी उसका प्रोड्यूसर है उसके ऊपर मुकदमे होते हैं, उसको कंपनसेशन देना पड़ता है। तो ये सारी चीजें उपभोक्ताओं के लिए कानून है। और ऐसा नहीं केवल मजदूर और उपभोक्ताओं के लिए, उन प्रोड्यूसर्स के लिए भी, जो उत्पादक लोग हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके लिए भी, उनके भी बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए कानून की टैक्सेस वगैरह का क्या शेड्यूल होगा, आपको किस तरीके से राहत दी जाएगी, सरकार क्या फैसिलिटीज देंगी आपके बाजार की व्यवस्था बनाने में, और बाजार की व्यवस्था में आपको कैसे लाभ पहुंचेगा। तो इन सारी सहूलियतों का ख्याल रख के सरकार उनके लिए भी कानून बनाती है। तो आप देखिए ये कानून किस तरीके से एक धागे के रूप में इन सभी लोगों को एक माला में पिरो लेते हैं। और यही खूबसूरती है कानून की कि ये सारे लेबर एक्ट, ये सारी चीजें सभी वर्गों को अपने अपने लेवल पर मदद करती हैं। दैट इज व्हाई दीज लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी एसेंशियल, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है जिनका ख्याल रखना होता है, ठीक है। ओके, यहां अब आइए, यहां पर थोड़ा सा एक चार्ट दिया हुआ है, मैं इसको पढ़ देता हूं, ये शायद स्क्रीन पे ठीक से नजर नहीं आ रहा होगा।
तो मैं इसको पढ़ देता हूं, ये चार्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बार आप देख लीजिएगा। तो ये चार्ट में 3 कॉलम है, एक कॉलम है जिसमें कुछ लॉज के बारे में दिया गया है, फिर ये दिया गया है कि इसकी जरूरत क्यों है और ये कानून किसके हितों में है। तो इस तरीके से ये कॉलम है, यहां बताता है कि एक एग्जांपल देता है कि न्यूनतम मेहनताना कानून जो मिनिमम वेजेस का लॉ है, वो यह निश्चित किया गया है कि किसी का भी मेहनताना एक निर्धारित न्यूनतम राशि से कम नहीं होना चाहिए। मतलब ये लेबर एक्ट के तहत एक कानून है कि जो भी वेजेस दिए जाएंगे, जो भी मजदूरी दी जाएगी, वो एक सर्टेन अमाउंट से कम नहीं होना चाहिए, वो हर साल परिवर्तित होता रहता है। तो ये कानून है, बाकायदा ये लॉ है, अगर इसका वायलेशन हुआ तो सजा मिल सकती है कंप्लेन करने पर। तो यहां पर चीजें क्या हो रही हैं कि यहां पर इसकी जरूरत क्यों है, ये बताता है बहुत सारे मजदूरों को उनके मालिक सही मेहनताना नहीं देते। चूंकि मजदूरों को काम की जरूरत होती है, इसलिए वे सौदेबाजी भी नहीं कर पाते, बहुत कम मजदूरी पर ही काम करने को तैयार हो जाते हैं। आप देखिए यहां इसकी जरूरत, इस लॉ की जरूरत क्यों है, क्योंकि आप जाते हैं किसी मजदूर को बुला के लाते हैं, हमारे यहाँ काम करना है, अब बेचारे के पास वैसे ही काम नहीं है, अब आप उसको निगोशिएट करते हैं, भाई इस दाम पे करना है तो करो, नहीं तो जाओ। अब वो सोचता है खाली बैठूंगा, कम से कम काम कर लूं, कुछ 4 पैसे आएंगे, तो कई बार उसका शोषण हो जाता है। तो अगर इस तरीके से रेगुलेशंस, लॉज रहेंगे तो उस मजदूर को, उसको कम से कम अपनी न्यूनतम आय मिल जाएगी जो उसके अपने जीवन यापन में मदद करेगी। तो उस मजदूर के जीवन को बेहतर करने में इस तरीके का कानून मदद करता है। ठीक है, फिर ये कानून किसके हित में है, ये कानून सारे मजदूरों, खास तौर से खेत में काम करने वाले मजदूर, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड लेबर्स हैं, निर्माण मजदूर, फैक्ट्री मजदूर, घरेलू नौकरों आदि के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है। ठीक है, इसी तरीके से है कि चीजों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप होनी चाहिए, ये बताने वाले कानून, उदाहरण के लिए अब जैसे एक कानून ये है कि खास करके अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं तो उनके लिए बाकायदा एक ये है कि वो पैरामीटर सेट है कि इसकी जो क्वालिटी है इस पैरामीटर से समझौता नहीं हो, क्योंकि वो खतरनाक चीजें, लोगों का जीवन खतरे में आ सकता है। कि अगर आप स्विच बना रहे हैं या सॉकेट बना रहे हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो आपको सर्टेन पैरामीटर्स का ख्याल रखना पड़ेगा, उस गुणवत्ता का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि लोगों का जीवन उस पर निर्भर करता है। अब ये कानून है बाकायदा, अगर किसी भी ऐसी जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का प्रोडक्शन करती है, अगर इन पैरामीटर्स का वॉयलेशन किया तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। अब इस कानून की वजह से क्या हो रहा है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, या चाहे जैसे खाने में फूड प्रोडक्ट्स हैं, उनके भी पैरामीटर्स होते हैं, ये मेडिसिन हैं, ठीक है, इनकी अगर खराब गुणवत्ता हुई तो लोगों का जीवन संकट में आ सकता है। तो इसका फायदा सभी लोगों को, जो भी इनका इस्तेमाल करते हैं, उनका इस्तेमाल सभी लोगों को होता है। ठीक है, ओके। इसी तरीके से तमाम सारे जरूरी चीजें जैसे मिट्टी का तेल, अनाज आदि की कीमतों के नियंत्रण रखने, जैसे राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड वगैरह बनाए जाते हैं। तो इस तरीके के जो कानून है, ये सब मजदूरों, जो गरीब लोग हैं, जो अनाज को मार्केट प्राइस पर नहीं खरीद सकते, उनके लिए मदद करता है। तो ये जो लिस्टिंग है वो ऐसे ही कानून है और इससे अलग अलग फायदे मिल रहे हैं। तो हमारा यही प्रश्न था कि व्हाई वी नीड दीज काइंड ऑफ लॉज, हमको इस तरीके के कानून की जरूरत क्यों है। These are the reason, ये अलग अलग सेक्शंस को उस तरीके से हेल्प देता है, मदद करता है, उनकी अपनी सुरक्षा, उनकी अपनी सहूलियत को मेंटेन करता है, ताकि एक नागरिक के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में वो अपने जीवन को बेहतर बना पाए। आखिर यही तो उद्देश्य है संविधान लिखे जाने का, यही तो उद्देश्य है लोकतांत्रिक व्यवस्था का, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहां आगे की बात कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। ये कह रहा है कानून बना देना ही काफी नहीं होता, सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि कानून को लागू किया जाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखिए कई सारे, जब आपके खास करके मेंस के एग्जामिनेशंस में और तमाम सारे इंटरव्यूज वगैरह में, या कई सारे आप एग्जाम ऐसे देते हैं जहां ग्रुप डिस्कशंस वगैरह है, तो कई बार जब आप समस्याओं की बात करते हैं और कहते हैं कि देयर शुड बी अ लॉ फॉर दिस, कोई भी चीज, मान लीजिए रेप के अगेंस्ट देयर शुड बी अ टफ लॉ, या कोई और अपराध, उसके खिलाफ एक सख्त कानून की आवश्यकता है। तो जब आप कानून की बात कर रहे हैं तो वहां एक लॉजिक दिया जाता है कि लॉट्स ऑफ लॉज वी हैव ऑलरेडी, तमाम सारे कानून हमारे पास हैं भी अलग अलग चीजों को नियंत्रित करने के लिए। तो क्या वो सारी चीजें कंट्रोल में आ गई? जैसे करप्शन फॉर एग्जांपल, क्या करप्शन के खिलाफ कानून नहीं है? बहुत सख्त कानून है। एक बार अगर आप करप्शन के चार्जेस में फंस गए तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाती है चीजों को, अपने आप को बचा पाना।
दिन क्या करप्शन समाप्त हो गया? नहीं। तो कौन सा ऐसा अपराध आज हो रहा है जिसके लिए कानून है नहीं ऑलरेडी? तो कानून होते हैं, लेकिन कानून होना पर्याप्त नहीं है। चैलेंजेस कहां आते हैं? चैलेंजेस आते हैं उन कानून को इंप्लीमेंट करा पाना। क्या हमारे पास हम ऐसी व्यवस्था का सृजन कर पाए हैं, एक ऐसा मैकेनिज्म क्रिएट कर पाए, एक ऐसा माहौल तैयार कर पाए जहां विधायिका ने जो कानून बनाया उसको अक्षरशः लागू कर दिया जाए। और देखिए, हमने ये बात पहले भी समझी है कि दो चीजें होती हैं कि व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट इज गोइंग ऑन। एक क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। तो जो होना चाहिए अगर वैसा ही हो जाए तो फिर दिक्कत क्या होगी? नहीं होगी दिक्कत, नहीं हो पाता तमाम सारी कारणों की वजह से, और वो नहीं हो पाना ही तमाम सारी चुनौतियों को जन्म देता है। तो कानून बनाना ये बहुत जरूरी, बहुत एसेंशियल है, ताकि एक सुरक्षा मिल पाए हर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग व्यक्तियों को। लेकिन कानून बनाना पर्याप्त नहीं है, उसका लागू होना भी उतना ही महत्व रखता है। ठीक है। अच्छा, फिर ये आगे कहता है कि इसका मतलब यह है कि कानून को लागू किया जाना बहुत जरूरी होता है। जब कोई कानून ताकतवर लोगों से कमजोर लोगों की रक्षा के लिए बनाया जाता है तो उसको लागू करना और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। इसको एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है कि अगर कोई ऐसा कानून है जो किसी कमजोर के हितों की सुरक्षा कर रहा है तो उसका लागू होना तो अपेक्षाकृत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे समाज में ताकतवर लोगों की संख्या कमजोर लोगों की संख्या में कम है, और कम होने के बावजूद उनका प्रभाव बहुत ज्यादा है। तो उनके शोषण से बचाने की आवश्यकता है। इसलिए ऐसे कानून जो किसी कमजोर को, चाहे वो आर्थिक रूप से कमजोर, सामाजिक रूप से कमजोर या राजनीतिक रूप से कमजोर, अगर कोई कमजोर व्यक्ति है उसकी भी सुरक्षा को सुनिश्चित करे ताकि वो अपनी डेवलपमेंट में अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल कर पाए। ठीक है, ओके। तो यहां पर उदाहरण के लिए प्रत्येक मजदूर को सही वेतन मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार को कार्यस्थलों का नियमित रूप से निरीक्षण करना चाहिए, और अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसको सजा देनी चाहिए। एग्जाम्पल देख भाई, आपने लॉ बना दिया लेबर एक्ट के तहत, लेकिन इसको बाकायदा विजिट भी करो कि वाकई ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। अगर मजदूर गरीब या शक्तिहीन है तो आमदनी गंवाने या बदले की कार्रवाई के डर से वो कम वेतन पर भी काम करने को तैयार हो जाता है। मालिक भी इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं, वे अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं ताकि मजदूरों से कम पैसे में काम कराया जा सके। ऐसी सूरत में यह बहुत जरूरी होता है कि संबंधित कानूनों को अच्छी तरीके से लागू कराया जाए। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये कि मजदूर भी, चूंकि उसको पैसों की आवश्यकता भी, आपने तमाम सारी स्टोरीज पढ़ी हैं, वो शांता वाली आपको याद होगी, कैसे उसकी बच्ची बीमार थी और फिर भी उसको पैसे चाहिए थे तो पहले काम करती है और फिर जाके पैसों की डिमांड करती है वो। तो मजदूरों की अपनी मजबूरी होती है। तो ऐसे में अच्छा, जो काम कराते हैं वो भी इस बात को समझते हैं कि नहीं साहब ये मजबूर है, तो कई बार उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। तो ये एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का शोषण है, वो भी लोकतांत्रिक देश में। तो ये ठीक नहीं है, ये समाज की उन्नति के लिए ठीक नहीं है, देश की उन्नति के लिए ठीक नहीं है। तो ठीक है, कानून आपने बना दिए, लेकिन उसका पालन को भी इंश्योर करना है कि अभी वो इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपके पास चेकिंग वाले अथॉरिटीज भी होनी चाहिए, उसको रेगुलर चेक करते रहे कि वाकई ऐसा हो रहा है, नहीं इंप्लीमेंटेशन ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर ये कहता है इन कानूनों को बनाने, लागू करने और कायम रखने के लिए सरकार व्यक्तियों या निजी कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकती है ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। इसमें से बहुत सारे कानूनों का जन्म भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों से हुआ है। उदाहरण के लिए शोषण से मुक्ति का अधिकार। ठीक है, आप पढ़ते हैं आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है हमारे फंडामेंटल राइट्स में। तो आर्टिकल 23 सेज कि अबॉलिशन ऑफ फोर्स लेबर, अबॉलिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, जो मानव व्यापार है और जो बधुआ मजदूरी है, जो इस तरह बलात् श्रम है, उस पर रोक लगेगी। यानी अब आप किसी इंसान की खरीद फरोख्त नहीं कर सकते, ठीक है, ना ही आप उससे उसकी मर्जी के बगैर जबरदस्ती काम करा सकते हैं। तो ये सारी चीजों पे बाकायदा रोक लगाता है संविधान। संविधान का ये मौलिक अधिकार के रूप में देता है कि किसी व्यक्ति को ना तो खरीदा बेचा जा सकता है और ना ही उसकी मर्जी के बगैर उससे जबरदस्ती काम कराया जा सकता है।
तो ये संविधान ने मौलिक अधिकार दे दिया। अब इन मौलिक अधिकारों को इंप्लीमेंट करने के लिए तमाम सारे लॉज बना दिए गए लेबर एक्ट के तहत। इसी तरीके से आर्टिकल 24 कहता है कि 14 वर्ष तक के कम आयु के बच्चों से काम नहीं कराया जा सकता, स्पेशली फैक्ट्रियों में। तो ये सारे अब इसके आधार पर तमाम सारे चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत बहुत सारे लॉज इंप्लीमेंट बनाए गए ताकि इन सारी चीजों की व्यवस्था की जाए और समाज को एक निश्चित शेप दिया जा सके। ठीक है, ओके। तो इनमें से बहुत सारे फिर ये कहा गया कि व्यवहार में ये कानून किस तरह सामने आते हैं, कैसे आते हैं सामने। तो ये कह रहा है कि ये कानून सामाजिक न्याय की चिंताओं को किस हद तक संबोधित करते हैं। इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों की पड़ताल करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां देखिए, यहां कुछ फैक्ट्स एनसीईआरटी में कई बार ये जो पिक्चर और इसके नीचे ये छोटा वाला मैसेज होता है ना, नोट, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और कई बारी वो यूपीएससी में अलग अलग पीसीएस एग्जाम्स में बहुत सारे ये प्रश्न यहीं से पूछ लिए गए। तो ये फैक्ट्स आपको बहुत मदद करते हैं। कई बार आप पुरानी किताब पढ़ रहे हैं तो फैक्ट्स शायद हो सकता है पुरानी हो जाए, तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप इसके अगर कोई करंट डाटा अवेलेबल है तो उसको जरूर अपडेट कर ले, क्योंकि ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जरूर इस पर ध्यान देना चाहिए। तो आर्टिकल ये कहता है सन 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 5 से 14 साल की उम्र के 40 लाख से ज्यादा बच्चे व्यवसायों में नौकरी करते हैं। आप सोचिए हम कितने सारे क्लेम करते हैं अपने देश के बारे में और ओरिजिनल डाटास क्या आ रहे हैं। ठीक है, 2016 में संसद ने बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 में संशोधन किया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सभी व्यवसायों में तथा किशोरों 14 से लेकर 18 वर्ष के जोखिमकारी व्यवसाय की प्रक्रियाओं में नियोजन करने पर प्रतिबंध होगा। यानी कोई भी बच्चा 14 साल से बच्चा सभी तरीके के व्यवसाय पे रोक लगेगी, और युवक के रूप में अगर उसको कंसीडर कर रहे हैं तो भी 18 वर्ष, खास करके माइंस में अगर काम कराना है, खानों में काम कराना है, तो उसकी आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे देश की जो व्यवस्था है, जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है, आप देखिए, तो इन बच्चों पे व्यवहारिक रूप से रोक लगाया जा पाना, इन बाल श्रम पे व्यवहारिक रूप से रोक लगाया जा पाना इज नॉट पॉसिबल। तो क्यों? क्योंकि अगर इन बच्चों को व्यवसाय का मौका नहीं मिला तो ये भूख से मर जाएंगे, इनका परिवार भूख से मर जाएगा। तो व्यवहारिक रूप से रोक लगाया जा पाना पॉसिबल नहीं है। तो संविधान, इसके सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सारे ऑर्डर्स आप देखेंगे कि बाकायदा इसको भी रेगुलेट करने का प्रयास किया कि ठीक है आप काम करा लीजिए बच्चों से, लेकिन बाकायदा उनके जो गाइडलाइंस है, जो नॉर्म्स हैं, कितनी देर काम करेगा, इतनी देर आराम करेगा, उसकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके इतने कैलोरी खाना मिले, वो सारे नॉर्म्स आप पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कि कितनी खूबसूरती से उसको रेगुलेट करने की कोशिश किया है। जब तक हमारे पास इस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं हो जाती कि हम इन बच्चों से काम कराने के लिए हम मना कर पाए, तो हम तब तक ये सारी सहूलियतों के साथ ये अलाउ करते हैं। ये सारी चीजें, इस तरीके की व्यवस्था बनाने की प्रयास करता है, वो केवल इसलिए है ताकि इन सारी चीजों पर रोक लगाया जा सके। क्लियर हो रही बात? ओके, अब आ जाइए यहां। अब देखिए एक और कहानी है भोपाल गैस त्रासदी की। ये तो एक ऐसी घटना है जिसने पूरे भारतीय समाज को एक बार हिला दिया और तमाम सारे कानून उसी के बाद बने। मोटे तौर पे आप सबको मालूम है कि भोपाल में एक कार्बाइड गैस का लीकेज हुआ था और बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए, और उसका खामियाजा इवन आज भी लोग भुगत रहे हैं। कई सारे लोगों की जेनेटिक इंप्रेशंस में बहुत सारी गड़बड़ी आ गई। आज भी कई सारे बच्चे पैदा हो रहे हैं, किसी को आंखों में दिक्कत है, किसी को सुनने में दिक्कत है, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, तो आज भी उसका खामियाजा कई सारे लोग भुगत रहे हैं। तो लेकिन उसके बाद इस तरीके की घटनाओं ने फिर से जो विधायिका है उसको मजबूर किया कि आप ऐसी सिचुएशंस के बारे में भी सोचिए। उसके पहले इस तरीके की सिचुएशन सामने नहीं आई थी, तो बहुत सारे जो रिक्वायर्ड लॉस थे वो नहीं थे, जिन लॉस की कमी या जिन कानूनों की कमी का फायदा कई सारे जो लोग दोषी लोग थे उन्होंने उसका फायदा उठाया। लेकिन यहां पर ये बात ये कहता है कि मतलब इस तरीके के इंसिडेंट्स ने विधायिका को मजबूर किया, सरकार का ध्यान इस तरफ खींचा कि ऐसे कानूनों की आवश्यकता है। ये कानून बनने ही चाहिए जो न केवल इन ऐसी घटनाओं पर नियंत्रण रख सकें, ठीक है, लोगों की सुरक्षा और उनके हितों का भी ख्याल रख सकें। तो ये सारे वो
घटनाएं हैं जो ऐसे कानून को बनाने में मदद करते हैं। ये सारी उसी की कहानी है। अब यहां एक बात कह रहा है कि एक मजदूर की कीमत क्या होती है। ये सब आप सोशल जस्टिस में भी बहुत काम आएगा। ये वाला जो टॉपिक है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आयाम पे नजर डालता है और फिर सोशल जस्टिस वाले पार्ट में इसका रोल बहुत ज्यादा है। तो बहुत ध्यान से इसको आपको समझने की जरूरत है। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि अगर आप भोपाल गैस के महाविनाश की वजहों को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि यूनियन कार्बाइड ने भारत में ही अपना कारखाना क्यों खोला। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। ऐसे क्वेश्चंस हमेशा हमको एक बार जगाने में हमारा मदद करते हैं कि व्हाई इंडिया, भारत ही क्यों। ये यूनियन कार्बाइड एक अमेरिकन कंपनी थी, भारत में ही वो क्यों इसने अपना कारखाना खोला। तो ये कहता है कि विदेशी कंपनियों के भारत आने का एक कारण यहां का सस्ता श्रम। एक तो बहुत वहां की जो श्रम है उसके मुकाबले हम बहुत सस्ता है हमारे यहां, ठीक है। अगर ये कंपनियां अमेरिका या किसी और विकसित देश में काम करें तो उन्हें भारत जैसे गरीब देशों के मजदूरों के मुकाबले वहां के मजदूरों को ज्यादा वेतन देना पड़ेगा। भारत में न केवल कम कीमत पर काम करवा सकती बल्कि यहां के मजदूर ज्यादा घंटों तक भी काम कर सकते हैं। यहां मजदूरों के लिए आवास जैसी दूसरी चीजों पर भी खर्च करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती। इस तरीके की कंपनियां यहां कम लागत पर ज्यादा मुनाफा कमा सकती हैं। आप देखिए यहां जब सोशल सिक्योरिटी और इन सब चीजों की बात होती है तो निश्चित रूप से भारत बहुत पिछड़ा हुआ है। आप देखिए ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इन सारी चीजों पर बात करने के बजाय हम तमाम सारी जाति, धर्म और ऐसे मसलों को अभी भी आजादी के इतने सालों बाद भी हम आज भी ऐसे मसलों को हमने जिंदा रखा है। और इन मसलों ने हमारे डेवलपमेंट में क्या मदद की, वो उसका जवाब तो आप खुद ही तलाशिए कि आप जिस पहचान की बात कर रहे हैं वो आपको कैसे, आपका धर्म और आपकी जाति वगैरह ये आपकी निजी चीजें हैं। निश्चित रूप से उनका अपना एक महत्व है, उनका एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, आपके रिलीजन का, आपके बिलीफ का, उन सबका अपना एक महत्व है, लेकिन वो बेहद निजी है, ठीक है। जब आप इसको सामूहिक रूप से एक्सप्रेस करते हैं तो उसका भी अपना एक महत्व है। एक दबाव समूह बना के आप अपनी पॉलिटिकल स्टेटस को मजबूत करते हैं। ये सारी चीजें, यहां तक की कहानी तो ठीक है, लेकिन बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग अ सिटीजन हमारे डेवलपमेंट के लिए तमाम सारे और एस्पेक्ट जरूरी है। अब जैसे भोपाल गैस वाली घटना हुई, जब वो गैस लीकेज हो रही होगी तो उस गैस ने किस आधार पे लोगों को मारा होगा कि किस जाति, धर्म, संप्रदाय का है, स्त्री है, पुरुष है, काला है, गोरा है। अब जाहिर है कि वो कोई इस तरीके की कोई चीजें नहीं होती। या जब भी कोरोना बीमारी है, इस तरीके से तमाम सारी दिक्कतें हम सब लोग झेल रहे हैं, क्या ये जाति धर्म देख के आ रही है? अच्छा, इससे उबरने के लिए जो संसाधन है उसमें जाति धर्म कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। कैसे हमारा बिलीफ सिस्टम और हमारी चीजें इन समस्याओं से निजात पाने में मदद कर रही है। अब आपको अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो अब आप आज से ही अपने घर में जो मंदिर है या जो भी कोना मस्जिद या कुछ भी आप जिस भी धर्म से ताल्लुक रखते हैं, अपने भगवान को आप प्रे करना शुरू कर दिए, बस प्रभु ये वाला पीसीएस निकलवा दो, ये वाला आईएएस निकलवा दो। एक भी दिन पढ़िए मत, बस रोजाना घंटी बजाते रहिए, रोजाना प्रे करते रहिए, नमाज बढ़ा दीजिए अपनी, ठीक है। आप 25 टाइम पढ़ेंगे, 25 बार पढ़ेंगे, आपको लगता है आपको वो चीजें मिलेंगी जिसके लिए आप प्रार्थना करें, क्योंकि उसके लिए अलग प्रयास की आवश्यकता है। ईश्वर का अपना महत्व है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा। तो लेकिन ये सारी चीजें तब जब आप एक नागरिक की हैसियत से सुनेंगे, आप एक भक्त के रूप में सोचिए कि आप ईश्वर के प्रति आपकी आस्था वो आपकी निजी भावना है। आप और आपका ईश्वर वो आपका निजी समझ, में बाकी लोगों को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत, खास करके तब जब आप वोट डालने जा रहे हो, जब आप अपने लिए सरकार चुन रहे हो, जब आप अपने लिए टीचर चुन रहे हैं, जब आप अपने लिए डॉक्टर्स, इंजीनियर्स चुन रहे हैं, तो उसमें कहां आता है ईश्वर? तो खैर वो एक समस्या ही अलग है। तो भारत जैसे देश में अब विदेशों में ये सारी चीजें नहीं है, वहां ऐसा नहीं, बिलीफ सिस्टम नहीं है और या वहां कट्टर नहीं होता, बहुत कट्टर हैं। आप देखिएगा कि यूरोप की जो कट्टरता थी, जिस तरीके से क्रूसेड वॉर वगैरह वहां हुआ, भारत में तो उतनी कट्टरता कभी आई नहीं। तो बहुत भयानक कट्टर हैं वो सारे लोग भी। लेकिन जब वो सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो उसके बारे में बहुत क्लियर है कि अगर कोई काम कर रहा है तो उसका वर्किंग आवर फिक्स होगा, उसका लेबर फिक्स होगा, उसको तमाम सारे जो इंश्योरेंस फैसिलिटीज हैं वो सारे होंगे, उसके सिक्योरिटी सिस्टम्स स्ट्रांग होंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी बोल देगा या मार देगा
तो इस तरीके से वहां कॉस्टिंग बढ़ जाती है। अगर कोई काम कर रहा है तो उसकी क्या कहते हैं उसके लिए हॉस्पिटल्स, उसके बेसिक नीड्स को मेंटेन करने के लिए आवास वगैरह, घर वगैरह के लिए जरूरत होगी। तो ये जो सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, ये सारी चीजें उनकी कॉस्टिंग को बढ़ा देता है और प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। भारत में ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। मजदूरी रख लिया कि भाई आपको रखना 5 बजे तक काम करना है, वो 8 बजे तक काम करा जाता है, लोग खुशी खुशी काम करते हैं, ठीक है, वो सारे अच्छा सस्ता भी है, तो प्रॉफिट आज ये बाकी सारे सिक्योरिटी और मेडिकेशन और हाउसिंग वगैरह पे खर्च भी नहीं करना है, तो ये प्रॉफिट मार्जिन बहुत बढ़ जाता है। तो भारत इसीलिए पहली प्राथमिकता होता है कि जाके यहां भारत में वो काम करें। अच्छा, फिर यही बात ये यहां कह रहा है, लागत में कटौती के तरीके इससे खतरनाक भी हो सकते हैं। लागत में कमी लाने के लिए सुरक्षा उपायों की अक्सर अनदेखी की जाती है। यूनियन कार्बाइड के कारखाने में भी एक सुरक्षा उपकरण या तो सही ढंग से काम नहीं कर रहा था या उसकी संख्या कम थी। 1980 से 84 के बीच में मिक्स संयंत्र के कामगारों दल की संख्या 12 से घटाकर 6 की जा चुकी थी। मजदूरों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण की अवधि 6 महीने से घटाकर 15 दिन कर दी। अब 15 दिन में ट्रेनिंग, जो 6 महीने की जरूरत, 15 दिन में ट्रेनिंग खत्म। ये सब कॉस्ट रिड्यूस कर दिया गया कि 6 आदमी जब काम कर लें तो 12 आदमी की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, मशीनों की भी रिपेयरिंग नहीं हो रही है, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें थी। यूनियन कार्बाइड के भोपाल और अमेरिकी संयंत्रों में सुरक्षा व्यवस्था में फर्क जानने के लिए नीचे पढ़ें। पश्चिम वर्जीनिया में भी इसी कंपनी का, जो अमेरिका में है वर्जीनिया, तो वेस्ट वर्जीनिया में भी जो वहां है, वहां बाकायदा कंप्यूटरीकृत मतलब कंप्यूटराइज्ड चेतावनी और निगरानी व्यवस्था मौजूद है। कुछ भी दिक्कत होगी कंप्यूटर एकदम से अलार्म फ्लो कर देगा और उसके लिए सिक्योरिटी इंतजाम थे। तो वहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग सिक्योरिटी सिस्टम था। भारत में उसके मुकाबले कुछ था ही नहीं। तो अलग अलग देशों में अलग अलग सुरक्षा मानक अलग अलग है, जिसका फायदा उनको मिल जाता है, लेकिन ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ती। भारत में इन सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स की जरूरत ही नहीं थी, जिसका खामियाजा हमारे लोगों ने जान देकर गंवाई। और इन सब में जो बाकी चीजें हैं वो तो ही हमारे अपने लॉज इतने कमजोर थे कि वो कुछ कर नहीं पाए ऐसी हालत में, ठीक है। अब यहां जाइए, सुरक्षा कानूनों का क्रियान्वयन कैसे हुआ। कानून बनाने और लागू करने वाली संस्था के नाते यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है, मतलब गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा, ठीक है, कि सुरक्षा कानूनों को सही ढंग से लागू किया जाए। सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अनुच्छेद 21 में, हमने कई बार इस आर्टिकल का जिक्र किया है, आर्टिकल 21 वो जीवन जीने की आजादी देता है। और जीवन जीना केवल ऐसा नहीं कि जिंदा रहना, एक स्वतंत्रता पूर्वक जीवन, और ऐसा जीवन जिस पर आप गर्व कर सकें, राइट टू लिव विद लिबर्टी एंड डिग्निटी। जीवन, एक स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने की आजादी, एक गरिमा में जीवन जीने की आजादी की बात ये करता है, ठीक है। तो पहली बात, सुरक्षा कानून, भारत में सुरक्षा कानून ढीले थे। दूसरा, उन कमजोर सुरक्षा कानूनों को भी ठीक से लागू नहीं किया जाता। एक तो कानून ही ढीले और प्लस वो भी, उस पर भी उतनी स्ट्रांगली काम नहीं किया जा रहा है। सरकारी अफसर इस कारखाने को खतरनाक कारखानों की श्रेणी में रखने को भी तैयार नहीं थे। अब उस शहर के बीच में कार्बाइड कारखाना था, आपके सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स उस तरीके से काम नहीं कर रहे थे, खतरे की संभावना खूब थी, बावजूद इसके गवर्नमेंट ऑफिसर इसको खतरनाक की सूची में डाल ही नहीं रहे थे कि स्पेशल अटेंशन मिले, ठीक है। जब भोपाल के कुछ नगर निगम अधिकारियों ने इस बात पर उंगली उठाई तो 1978 में मिक उत्पादन कारखाने की स्थापना सुरक्षा मानकों के खिलाफ थी। तो सरकार का कहना था कि प्रदेश को भोपाल के संयंत्र में लगातार निवेश चाहिए ताकि रोजगार मिलते रहे। अब वो कह देंगे कि हम ये ज्यादा रोक टोक करेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देंगे, तो हम रोजगार कहां से, सरकार ये रोना शुरू कर देती है कि भाई रोजगार देने के लिए हमको निवेश चाहिए। लेकिन निवेश चाहिए, उसके लिए आप जो बेसिक पैरामीटर्स हैं उनसे समझौता तो नहीं कर सकते ना, कि भाई खाने के लिए कमा रहे हैं, मैंने कहा फिर जहर खिला दोगे आप। भाई जीवन को ही बेहतर करने के लिए तो कमा रहे हैं, जीवन की कीमत पर तो नहीं कमा रहे हैं ना। तो ये इन चीजों का ख्याल रखने की जिम्मेदारी थी सरकारों की, वहां उनसे चूक हुई। फिर ये कहते हैं आगे, इन्हीं सारी चीजों को ये बात में कहते हैं कि पर्यावरण, अब आगे की चीज, एक तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसके बाद ही ये सारे कानून सख्त किए गए और इस पर उस भोपाल गैस त्रासदी के बाद ये सारे कानून सख्त किए गए और उस पर बात की जानी शुरू हो गई। अब आ जाइए, मामला केवल वहां नहीं है, एक और समस्या है, पर्यावरण की रक्षा के लिए नए कानून। आप देखेंगे, आप जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे तो आपका आर्टिकल 48A
48 ये कहता है कि राज्य पर्यावरण एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए प्रयास के लिए काम करेगा। तो पर्यावरण की सुरक्षा, आप देखिए इंसान चाहे कितनी भी डेवलपमेंट कर ले, हम साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, बट वी कैन नॉट मेक अ सिंगल पार्टिकल, we cannot produce a single particle, we cannot make oxygen, we cannot produce oxygen, we cannot produce water, ठीक है, we can protect it, we can store it, we can filter it, but we cannot produce it। हम इसको बना नहीं सकते, हम पानी बना नहीं सकते, हम ऑक्सीजन बना नहीं सकते, हम इसको सेव कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, we cannot create it। अच्छा, ये ऑक्सीजन, पानी, ये सब मतलब इन सब का सोर्स क्या है हमारे प्लैनेट पे? ये सारे नेचुरल पेड़ पौधे जो एक्सेल करते हैं, हम इनहेल करते हैं, हम जो एक्सेल करते हैं वो इनहेल करते हैं, और इस तरीके से जीवन का बैलेंस हमारे प्लैनेट पर बना हुआ है। हम क्या कर रहे हैं? लगातार पेड़ काट रहे हैं, लगातार। मजे की बात है कि कहते क्या है? डेवलपमेंट कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। तो आप देखिए ये सारी चीजें कितनी खतरनाक है कि जब आई ही नहीं रहेगा तो आईफोन लेके क्या करोगे आप? तो ये बहुत जरूरी है कि जो हमारे एग्जिस्टेंस के लिए बहुत बेसिक चीजें, हवा, पानी, उन सब का भी ख्याल रखा जाए। तो इन सारी चीजों के लिए भी आर्टिकल 48 ए इंस्ट्रक्शन देता है संविधान राज्य को कि स्टेट विल इंश्योर टू सिक्योर एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। जो भी ये जो वन्य जीव हैं या वन्य जीवन है उसकी सुरक्षा का प्रयास करेगा, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रयास करेगा। तो इन सारी चीजों के लिए बहुत जरूरी है कि इस पर काम किया जाए। अब आप देखिए यहां पर कुछ डिटेल है आपको जानना चाहिए। ये कहता है 1984 में हमारे पास पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत कम कानून थे। इन कानूनों को लागू करने की व्यवस्था तो और भी कमजोर थी। एक तो कानून ही नहीं थे या कम थे, और फिर इंप्लीमेंट करने के भी जो टूल्स थे वो बहुत कमजोर थे। पर्यावरण को एक मुफ्त चीज माना जाता था। किसी भी उद्योग को हवा पानी में प्रदूषण छोड़ने की खुली छूट मिली हुई थी, चाहे नदियां हो, हवा हो, भूमिगत पानी हो। पर्यावरण दूषित हो रहा था और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। ये बहुत खतरनाक है। तमाम सारे रिपोर्ट्स आप पढ़ेंगे तो वो रोंगटे खड़े कर देने वाले रिपोर्ट्स हैं। तमाम सारी जगह ऐसी जहां एयर पोल्यूशन की वजह से जो एनवायरनमेंट में खराबी, हमारे अपने सांस की दिक्कतें, कई सारी चीजें, कई सारी जगह हैं जहां के प्रदूषण पानी में डाल दिया गया या उनसे सिंचाई हो रही है खेतों में उन पानी से, या लोग पीने में इस्तेमाल कर, कैंसर 100% हो रहा है उन इलाकों में। तो ये बहुत बहुत ही खतरनाक है ये सारी चीजें। तो इस पे विचार किए जाने की जरूरत है। और चूंकि एक आम धारणा की नहीं हम बहुत वैल्यू नहीं देते इस पानी की और चीजें। आप देखिए पानी जिस तरीके से लोग वेस्ट करते हैं अपने घरों में, आप खुद भी अपने आसपास देखिए, जबकि पीने योग्य पानी इस पृथ्वी पर केवल 3% है। बाकी जो पानी है वो या तो समुद्र में है, खारा पानी है, पीने योग्य नहीं है, या बर्फ के रूप में जमा हुआ है। तो ये पीने योग्य पानी 3% है, और उसमें भी जो प्रदूषण का स्तर है आप देखिए, पानी के बिना आप अपने जीवन की कल्पना कीजिए, नहीं कर सकते। बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आने वाला जो विश्व युद्ध होगा वो उसकी वजह पानी ही होगी, ठीक है। और तमाम सारे देशों ने इसको सिक्योर करने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। और हम क्या कर रहे हैं? हम केवल आरती उतारते हैं। आप देखिए शाम को 5 बजा नहीं कि देवप्रयाग से लेके बंगाल की खाड़ी तक ओम जय गंगे मैया, रोज एक भी दिन गैप नहीं करते हम, ठीक है। तो खूब पूजा अर्चना करते हैं, मां कहते हैं गंगा को, लेकिन शहर का सारा नाला, सारी गंदगी उसी गंगा में। तो ये तो बहुत खतरनाक है। आप देखिए तो गंगा तो फिर भी मां है, जो हमारी मौसी बुआ है, यमुना और तमाम नर्मदा और रावी, तमाम सारी, बुरा हाल है इन नदियों का, कई समाप्त होने के कागार पर हैं। हमारा जीवन उस पर निर्भर करता है, ठीक है। तमाम सारे हमारे लिए पानी का सोर्स वही सारी हैं, और हम उसका क्या हाल कर रहे हैं बस ये मान के कि ये मुफ्त की चीजें। बहुत सिचुएशन खतरनाक है। आप में से जो दिल्ली में रहते होंगे उन्होंने इस बात का, या न्यूज में सभी लोगों ने सुना होगा, पिछले कुछ वर्षों से दिवाली के आसपास दिल्ली का माहौल बहुत खराब हो जाता है, गैस चैम्बर बन जाती है दिल्ली। यहाँ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बाहर निकलना आपके जीवन को कम करेगा, ठीक है। और ये सारी चीजें यहाँ, ये सारे जो प्रदूषण, जो पोल्यूशन और इन सब का कारण ये कौन है? हिंदू है कि मुसलमान, ठीक है, कि सवर्ण, कि दलित,
स्त्री पुरुष कौन, कि पाकिस्तान जिम्मेदार, तो तमाम हम ही जिम्मेदार हैं। अच्छा, ये प्रभावित किसको कर रहा है? जिसके पास फेफड़ा है उन सबको प्रभावित कर रहा है। तो ऐसे में ये जो सारी समस्याएं हैं, ये उन समस्याओं की वजह से हैं जहां हमने आंख बंद कर ली। तो बहुत जरूरी है कि पर्यावरण की सुरक्षा हो। ये बात यही ये कह रहा है कि पर्यावरणवादी कार्यकर्ताओं तथा अन्य लोग कि इस दबाव से निपटने के लिए भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने पर्यावरण के बारे में नए कानून बनाए। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रदूषण फैलाने वालों को ही जिम्मेदार माना जाने लगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि रिस्पॉन्सिबल कौन है, उसको जिम्मेदार बनाया जाए। ठीक है, इसके पीछे समझ ये थी कि हमारे पर्यावरण पर अगली पीढ़ियों का भी हक बनता है, ऑब्वियसली। ठीक है, और उसके केवल औद्योगिक विकास के लिए नष्ट नहीं किया जा सकता। अदालतों ने स्वस्थ पर्यावरण के आधार को जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा बनाते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। अब देखिए, ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण को मौलिक अधिकार माना? 1991 में सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रदूषण पर अंकुश लगाने, नदियों को साफ रखने और जो दोषी हैं उन पर भारी जुर्माना लगाने के लिए कानून और प्रक्रियाएं तय करे। ठीक है, तो यहां सारी चीजें, ये इन्हीं सारी चीजों पर आप देखिए, ये गाड़ियों से उत्सर्जित होता हुआ धुआं पर्यावरण प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत है। ठीक है, ये सारे कारण पूछे जाते हैं आपसे। 1998 के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई फैसलों में आदेश दिया कि दिल्ली में डीजल से चलने वाले सभी सार्वजनिक वाहन को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको आप सीएनजी बोलते हैं, ईंधन का इस्तेमाल करें। आप देखिए, न केवल दिल्ली में, बाकी बड़े शहरों में भी जो पब्लिक कम्युनिकेशन के मीडियम है उसमें सीएनजी मैंडेटरी है। ठीक है, नहीं होने पे चालान हो जाता है। तो ये सारे कानून बनाए गए। आप देखिए, गाड़ियों में भी पोल्यूशन पेपर वगैरह की चेकिंग करना रेगुलर हो गया कि आपकी गाड़ी पोल्यूशन के किस स्तर पर है। तो इन सारी चीजों पर बहुत जरूरी है कि ये सब कानून बने। मोटिव ये है कि पर्यावरण की सुरक्षा जरूरी है। यहां एक डिटेल भी दे रहा है कि हाल के वर्षों में न्यायालय ने पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर कई कड़े आदेश दिए हैं। ठीक है, ऐसे कई आदेशों से लोगों की रोजी रोटी पर भी बुरा असर पड़ा है। मिसाल के तौर पर अदालत ने आदेश दिया कि दिल्ली के रिहायशी इलाकों में काम करने वाले उद्योगों को बंद कर दिया जाए या उन्हें शहर के बाहर दूसरे इलाकों में भेज दिया जाए। इनमें से कई कारखाने आसपास के वातावरण को प्रदूषित कर रहे थे। इन कारखानों की गंदगी से यमुना नदी भी प्रदूषित हो रही थी, क्योंकि इन कारखानों को नियमों के हिसाब से नहीं चलाया जाता। जाहिर है, जो शहरों के बीच में जो कारखाने हैं उनके तमाम सारे, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे वायु प्रदूषण हो या वाटर पोल्यूशन हो, इन सब से लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। आर्टिकल 21 आपको गरिमा में जीवन जीने की आजादी देता है। इसलिए इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इन फैक्ट्रियों को इन रिहायशी इलाकों से, जहां लोग रहते हैं, वहां से हटाओ और शहर के बाहर अलग से इंडस्ट्रियल एरियाज वगैरह बनाए जाने शुरू हो गए। तो अब यहां इससे भी एक चैलेंज है कि भाई उनकी अपनी रोजी रोटी पर है, तो सरकारों के सामने चैलेंज है कि उसके लिए भी वो समाधान प्रस्तुत करें। केवल एक ही नहीं कि एक डंडे से हटा दिया, आखिर विकल्प की भी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सरकारों की है। ये सारी चुनौतियों के रूप में आप इन सब चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, ये फिर आगे बता रहा है कि फिर क्या इन सारी चीजों का क्या कंक्लूजन क्या है। ये कहता है कि चाहे बाजार हो, दफ्तर हो या कोई कारखाना हो, बहुत सारी स्थितियों में लोगों को गलत तौर तरीकों से बचाने के लिए कानून जरूरी होते हैं। आप देखिए, एक कानून है, आर्टिकल, संविधान का ही आर्टिकल है, आर्टिकल 42। ये कार्यालयों में मानवोचित कार्यदशा के निर्माण करने का निर्देश देता है। इंस्ट्रक्शंस देता है स्टेट को कि वैसे कानून बनाए जो मानवोचित कार्यदशा का निर्माण करे। ठीक है, एक ऐसे ह्यूमैनिटेरियन वर्क प्लेस को बनाने की कोशिश करें, मतलब जहां मानव, जो ऐसी कार्यदशा जो मानव के जीवन के लिए उचित हो। ठीक है, वो इस बात का ख्याल रखे, मतलब कोई सफोकेशन ना हो बहुत ज्यादा। ठीक है, आपके टॉयलेट वॉशरूम की व्यवस्था हो, वहां आपके इमरजेंसी चीजों की, आपके फर्स्ट एड की व्यवस्था हो। यहाँ पे कहने का मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट हो जहां इंसान के रूप में काम करना आपके लिए मतलब मुश्किल ना हो।
लॉज बनाए जाते हैं बाकायदा। आप देखें इन सारी चीज़ों के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस अब इन सब चीज़ों के लिए बना दिए हैं। आपने बहुत सारी फैक्ट्रियों में उनकी छतों पे, ऑफिसेज की छतों पे गोल सी मशीन घूमते हुए देखा होगा। वो एयर प्यूरिफिकेशन वगैरह के लिए, वेंटिलेशन वगैरह के लिए लगाई जाती है। ये सब लगाया जाना लॉ है बाकायदा। तो ये टॉयलेट, वॉशरूम, ये सब चीज़ें मेंटेन करना ज़रूरी हो गया, क्योंकि ये ह्यूमन नीड है। ठीक है, इन सारी चीज़ों की कमी की वजह से आपके जीवन पे प्रभाव पड़ता है। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं, इसके लिए लॉज एंड रेगुलेशंस बनाए गए। तो ये कह भी रहा है कि यहां क्या कहते हैं, ऐसे में सरकार की एक अहम जिम्मेदारी ये बनती है कि वो निजी कंपनियों को गलत तौर तरीकों से रोकने और सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए कानून बनाए। मतलब एक तो वो न्यूनतम मजदूरी, लिविंग वेजेस वगैरह इनका ख्याल रखे, समान काम के लिए समान मजदूरी की व्यवस्था करे। ठीक है, उनकी सुरक्षा के लिए प्रोटोकॉल्स बनाए, उन मजदूरों के लिए जो वहां कामगार हैं उनकी सिक्योरिटी के क्या इंतजामात हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, ये सारी चीजें फिर उन लोगों, अच्छा केवल कानून नहीं बनाए, उनको लागू भी कराए, उनको लागू करे और उन पर निगरानी रखे, इंप्लीमेंट करे और बाकायदा उस पर निगरानी भी रखे कि वो सही से काम कर रहे हैं नहीं। यानी न सरकार को केवल सही कानून बनाने चाहिए बल्कि उनको लागू भी करना चाहिए। अगर कानून कमजोर हो और उनको सही ढंग से लागू ना किया जाए तो उनसे भारी नुकसान हो सकता है। भोपाल गैस त्रासदी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इस दिशा में सरकार की तो जिम्मेदारी बनती ही है। आम लोग भी दबाव डालकर निजी कंपनी और सरकार दोनों की समाज के हित में काम करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा है, पर्यावरण एक ऐसा विषय है जहां लोगों ने जनहित के लिए दबाव डाला है और न्यायालयों को भी स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जीवन का अभिन्न अंग माना है। इस अध्याय में हमने इस बात पर जोर दिया है कि लोगों को इस बात से आवाज उठानी चाहिए कि स्वस्थ वातावरण की सुविधा सबको मिले। ठीक है, इसी तरीके से मजदूर अधिकारों, सही मेहनताना और मानवोचित कार्य स्थितियों का भी अधिकार मिले। ठीक है, अभी भी हालत खराब है लेकिन इसको ठीक किए जाने की जरूरत है। तो कहने का मतलब है ये जो टॉपिक था, बेसिकली ये टॉपिक बात करता है कि समाज को व्यवस्थित करने के लिए, खास करके सामाजिक न्याय के लिए, एक सोशल जस्टिस को एस्टैब्लिश करने के लॉज की क्या भूमिका है। ठीक है, जो कानून है उनकी क्या भूमिका है। तो पहली आवश्यकता यह है कि अगर आपको एक सामाजिक न्याय चाहिए, अगर आप इफ यू वांट टू एस्टैब्लिश सोशल जस्टिस, तो फर्स्ट यू नीड अ लॉ, अ स्ट्रॉन्ग लॉ वी नीड। ठीक है, एक सख्त कानून की आवश्यकता होगी। केवल कानून की जरूरत नहीं है, वी नीड इंप्लीमेंटेशंस एज वेल। उनकी इंप्लीमेंटेशन, उनका लागू होना भी उतना महत्वपूर्ण है और उसकी निगरानी भी, उनकी मॉनिटरिंग होनी भी उतनी जरूरी। यानी बाकायदा लक्ष्य बनाए जाएं, उन लक्ष्यों को पे नजर रखी जाए, वो प्राप्त हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। इसमें न केवल सरकारों की जिम्मेदारी है, हम नागरिक समूह की भी बड़ी जिम्मेदारी है। एक तो आप इस तरीके की चीजों पे सामूहिक रूप से नजर रखें, दबाव बनाएं ताकि इस तरीके से कानून और ये सारी चीजें सुचारू रूप से चलती रहें। हम अपने आप को भी जागरूक रखें। जैसे आजकल देखिए एक स्वच्छता मिशन है, एक स्वच्छ इंडिया जैसा प्रोग्राम है। कूड़ा कॉलोनी से अब कूड़े की गाड़ियां घंटियां बजाते हुए कॉलोनी में आती हैं। ठीक है, तो शहरों में है, दूर दराज गांव में भी इन सब की व्यवस्था धीरे धीरे हो रही है। लेकिन हम सबको भी जागरूक रहना पड़ेगा कि हम खासकर कि पर्यावरण के मुद्दों पर, ठीक है, जैसे जिस तरीके से पानी खत्म हो रहा है, जिस तरीके से हमारी हवा प्रदूषित हो रही है, तो उसमें हम अपने जो कंट्रीब्यूशन है उस पर नजर रखें कि कहीं हम उस प्रदूषण में या उस नुकसान करने में हमारा कोई योगदान तो नहीं है। तो उस पर थोड़ा सा नजर रखें, उनकी सुरक्षा के लिए उपाय करें कि मैं इंडिविजुअली मैं क्या कर सकता हूं। तो जरूर अपने अपने दायित्वों को, ये हमारा मौलिक कर्तव्य भी है। आप पढ़ेंगे आर्टिकल 51A के तहत हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये बाकायदा कि हमको अपने पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। हमारे देश ने बड़ी सारी घटनाएं, जैसे भोपाल गैस त्रासदी उनमें से एक है, ये सब हमने भुगता है, अब और नहीं। ठीक है, तो न केवल हमें जागरूक होना है बल्कि अपनी सरकारों पर भी ये दबाव बनाना है अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कि वो इस तरीके से लॉज बनाए, न केवल लॉज बनाए बल्कि इनको इंप्लीमेंट करने का भी प्रयास करें। तो आज के टॉपिक में यही इतनी चीजें थी। चलिए, थैंक यू वेरी मच। फिर आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, फिर आपसे मिलते हैं। आपका आने वाला दिन सब शुभ हो। चलिए, मिलते हैं आपसे। थैंक यू।